So what's up everyone, this is Mansu Chamuli and welcome back to my new video। मतलब finally after so long time means 8-10 महीने बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो इसका बेसिक रीज़न ये है कि मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ और अगर आप लोग ऑनलाइन सपोर्ट करो तो डेफिनेटली मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए ऑफलाइन मीन्स ऑनलाइन भी टाइम निकालूंगा और वीडियोस बनाऊंगा। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम क्लास 11 का बिल्कुल बेसिक से मीन्स बहुत बेसिक से फाउंडेशन लेवल से क्लास 11 के अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं। बिकॉज अकाउंटेंसी अगर आपने कॉमर्स लिए तो अकाउंटेंसी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक मीन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बिना अकाउंटेंसी की सीखे आपका कॉमर्स लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट या फिर आप लोग गुलाबी दिल कमेंट में दे सकते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो हाँ भाई, अब आप लोग आ चुके हो क्लास 11 पे और आपने ले लिए कॉमर्स मीन्स अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स और बाकी आपके जो भी एडिशनल सब्जेक्ट होंगे। तो चलिए भाई आज हम स्टार्ट करते हैं अपना द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। तो भाई ध्यान रखना, अगर आप लोग क्लास 11th में हो और आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है तो आपको अकाउंटेंसी के सबसे पहले तो भाई बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स ज़रूर आने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अरे भाई अभी आगे कैसे होता है ये मुझे पता ही नहीं है। PDF तो मैंने खोल दी है, अब आगे कैसे होगा चिंटू भैया। नेक्स्ट पेज कैसे होता है? Where is the next page? Oh, so sorry. This is the next page. Yes, I'm so sorry. Actually पहली बार चलाया ना इसलिए। चलिए भाई, हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है अकाउंटेंसी के बेसिक टर्म में वो आता है द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है भाई, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो भाई बिजनेस मीन्स होता है कि भाई जब हम लोग कोई भी बिजनेस मीन्स होता है कि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं, जब हम लोग कोई भी काम करते हैं विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बिजनेस बोलते हैं। मीन्स जहाँ पे हम लोग सामान खरीदते हैं, किसी को बेचते हैं, उन सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? बिजनेस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या मीनिंग होता है वो समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई ट्रांजेक्शन मीन्स होता है, भाई ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि जो भी बिजनेस में सामान लेते हैं, खरीदते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी एक्टिविटी, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट डालती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। ठीक है भाई, गॉट इट। जैसे आप सभी को पता होगा बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस को क्या करते हैं भाई, जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, आ जाओ भाई। सेकेंड आपने पढ़ना है इसमें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट। अब इवेंट मतलब होता है कि मीन्स जो हमारे बेसिकली हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स का रिजल्ट बताता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट बोलते हैं। जैसे आपके पास सबसे बेसिक लिखा है यहाँ पे कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख, ही परचेज गुड्स फॉर 5 लाख एंड मतलब उसने गुड्स लिए कैश में, उसने उस गुड्स का 2/5 पार्ट सेल कर दिया जिसकी वैल्यू थी हमारे पास कितनी? 2,50,000। ही ऑल्सो पे 50,000 एज अ रेंट ऑफ गोडाउन। तो भाई ये सब चीज़ें कि हमारे पास इवेंट है और ये क्या इम्पैक्ट कर रही है कि राम ने भाई बिजनेस को स्टार्ट कर दिया 6 लाख से, जिसमें से 5 लाख के उसने गुड्स खरीदे हैं और 2.5 लाख के बेच दिए हैं और 50,000 रुपये उसने क्या दिया? रेंट दिया है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रिजल्ट बताती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आपने समझने यहाँ पे द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट। तो भाई समझते हैं कि भाई अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अब अकाउंट मीन्स होता है, जैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई अकाउंट मीन्स क्या बोला? अकाउंट मीन्स आपका एक बैंक अकाउंट नहीं होता। अकाउंट मीन्स अब आप लोग कॉमर्स में हो तो अकाउंट मीन्स होता है कि जहाँ पे हम लोग अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन मीन्स कि सामान खरीदा, बेचा, उन सभी ट्रांजेक्शन को जब हम लोग सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है
अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। मीन्स अकाउंट एक ऐसी जगह होती है जहां पे बिजनेस अपनी सभी ट्रांजेक्शन्स को पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ऑल डन। उसके बाद आप लोग समझ सकते हो कि अकाउंट में हमारे पास क्या होता है। ये देखिए आप लोग, ये होता है हमारे पास अकाउंट। अकाउंट में दो साइड होती है। जो आपका LHS होता है उसे बोलते हैं हम लोग डेबिट साइड, जो आपके पास RHS होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्रेडिट साइड। तो ऑलवेज रिमेंबर मेरे छोटे भाई बहनों कि आपकी जो अकाउंट में डेबिट साइड होती है उसे बोलते हैं हम लोग LHS, जो आपके पास क्रेडिट साइड होती है उसे बोलते हैं हम लोग RHS। और ऑलवेज एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि डेबिट साइड को हमेशा हम 2 से दिखाते हैं और क्रेडिट साइड को हमेशा हम किससे दिखाते हैं भाई, बाई से दिखाते हैं। ठीक है, मतलब आप जो भी रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड में 2 से रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में जो भी रिकॉर्ड करोगे वो किससे करोगे, बाई से रिकॉर्ड करोगे। ठीक है भाई, चलिए आई थिंक आपको इतना समझ आएगा। अब समझते हैं हम लोग अपना नया टर्म। ठीक है, चलिए भाई आगे देख लेते हैं, आगे क्या दे रखा है। अब आता है हमारे पास द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। अब समझते हैं भाई कैपिटल का क्या मीनिंग होता है। आइए भाई, कैपिटल नहीं, अरे यार मैं तो भूल जाता हूँ। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, देखो भाई कैपिटल मीन्स होता है, अगर मैं सिंपल आपको बताऊं कि आप अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज़ें आप स्टार्ट करते हो, वहाँ पे आप लोग कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या लिखा है भाई, कैपिटल रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ प्रोपराइटर इनटू अ बिजनेस। मतलब कोई भी प्रोपराइटर मीन्स होता है कि ओनर, किसी भी ओनर ने अगर पैसा इन्वेस्ट करा है बिजनेस के अंदर उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल केवल पैसा ही नहीं होता मेरे बच्चों, कैपिटल होता है आपके पास कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है और एसेट्स भी हो सकता है। मतलब बिजनेस को जब आप लोग स्टार्ट करोगे तो कैश के फॉर्म में भी कर सकते हो, गुड्स के फॉर्म में भी कर सकते हो और कुछ एसेट्स के फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं कुछ नए टर्म और नए टर्म में उसके बाद आता है आपके पास ड्राइंग्स। क्या आता है मेरे बच्चों, ड्राइंग्स आता है। अब ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, देखो भाई ड्राइंग्स मतलब होता है आपके पास, देखो ड्राइंग्स मतलब आर्ट नहीं होता, वो पेंटिंग नहीं होती भाई। ठीक है, अभी आप सबको लगा पेंटिंग नहीं, ये अकाउंटेंसी है भाई, यहाँ पे बहुत मीनिंग होते हैं। देखो ड्राइंग्स मीन्स होता है कि जब कोई भी प्रोपराइटर मतलब ओनर अपने बिजनेस से पैसे को विड्रॉ करता है, किस चीज के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग्स बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द पर्सनल खर्चा, अगर उसने पैसा निकाला है अपने पर्सनल खर्चे के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ड्राइंग्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, विड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट्स इज मेड आउट ऑफ द बिजनेस दैट इज अ ड्राइंग्स। ठीक है, बिजनेस से उसने क्या करा, पैसे को विड्रॉ करा अपने कोई पर्सनल यूज के लिए, अपने कोई प्राइवेट पेमेंट्स के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने पैसा विड्रॉ करा और अपने बच्चे के लिए साइकिल ले ली भाई, तो ये साइकिल लिया उसने अपने खुद के बच्चे के लिए, है ना, तो इट इज अ ड्राइंग। ऑलवेज रिमेंबर। तो अगर उसने मान लो यहाँ पे एक और चीज, अगर उसने पैसा विड्रॉ किया और बिजनेस में इन्वेस्ट करा बेटा तो वो ड्राइंग्स में नहीं होता। ठीक है, पैसा विड्रॉ करा और अपने ऊपर इन्वेस्ट करा तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ड्राइंग्स बोलते हैं। होपफुली यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए भाई अब थोड़ा सा आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है आपके पास लाइबिलिटीज, है ना भाई। अब देखो लाइबिलिटीज समझ लेते हैं। तो लाइबिलिटी मींस होता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच बिजनेस हैज टू कमिट। मतलब कोई भी ऐसा पैसा जो बिजनेस ने क्या करा है, बोरो करा है, कहीं से उधार में लिया और फ्यूचर में उसकी पेमेंट करनी है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही आप सभी को पता है कि कोई भी बिजनेस अगर लोन लेता है आउटसाइडर से उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइबिलिटी बोलते हैं। बट एक्सेप्ट, ध्यान रखना, किसको छोड़कर, जब कोई भी प्रोपराइटर अपने बिजनेस से खुद के लिए पैसा निकालता है तो वो हमारे पास एज अ लाइबिलिटी नहीं होता। ठीक है, लाइबिलिटी मीन्स जब कोई बिजनेस फर्म किसी आउटसाइडर से पैसा लेता है, एज अ बोरो करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, द एसेट्स इज इक्वल्स टू द मतलब लाइबिलिटी इज इक्वल टू द एसेट माइनस कैपिटल। ये क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है बेटा जी, अब टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, मतलब आपके पास कितने टाइप की लाइबिलिटी होती है ना, यू नो
बहुत टाइप की लाइबिलिटी होती हैं। फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी मैंने आपको बताया कि भाई जब आप लोग कोई पैसा उधार में लेते हैं जिसको हमको फ्यूचर में पे करना होता है उसे क्या बोलते हैं, हम लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइबिलिटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल लाइबिलिटी। अब देखो इंटरनल लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है। इंटरनल मीन्स होता है कि जब कोई भी पर्सन अपने बिजनेस फर्म से कोई पैसा उधार में लेता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है भाई। सेकंड आता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मीन्स होता है कि जब आप लोग क्या करते हो, किसी आउटसाइडर, किसी थर्ड पार्टी से कुछ पैसा बोरो करते हो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे to outsider are known as a external liability such as creditors, bank loan, bills payable and outstanding expenses loan etc. that is your external liability। ठीक है, उसके बाद क्या आता है द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। अब बेटा समझो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मीन्स होता है जिनका टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, पे करने का बहुत लंबा होता है। जैसे मान लो कि आपने कोई बैंक लोन लिया है ना, अब आपने बैंक लोन लिया तो मिनिमम उसका टाइम पीरियड, जो आपका ईएमआई का टाइम पीरियड है वो कितना है भाई, 5 ईयर्स है। तो 5 ईयर्स है तो उसका मतलब क्या है, 5 साल का लोन है। तो 5 साल का लोन किस में आएगा आपके पास, लॉन्ग टर्म लोन में। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना क्या लिखे आपके पास, दीज रेफर्स टू दोज लाइबिलिटी विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली मोर देन 1 ईयर। ठीक है, बट लेस देन 5 ईयर। ये किस में आता है आपके पास, द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बेटा। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, कम टाइम के लिए, मींस जो छोटे टाइम के लिए लाइबिलिटी होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मींस, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है, द करेंट लाइबिलिटी भी हम इसको बोल लेते हैं। ठीक है, अब करेंट लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू दोज लाइबिलिटी which are to be paid in near future, मतलब जल्दी ही पे करना होता है, मीन्स द विद इन अ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है भाई, होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए अब समझते हैं हम लोग जल्दी से अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास एसेट्स। क्या आता है भाई, एसेट्स नेक्स्ट पॉइंट आता है। ठीक है, अब एसेट्स समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स, कि भाई एसेट्स क्या होता है हमारे पास। एसेट्स मीन्स होता है आपके पास प्रॉपर्टी। क्या होता है भाई, प्रॉपर्टी या फिर रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर बेनिफिट देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई, एसेट्स बोल देते हैं। ठीक है भाई, एसेट्स मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है anything which is the possession or the property of a business enterprises including the amount due for its firm others is called the assets। मतलब जो भी आपका पैसा होता है, जो भी आपका जो आपको प्रॉपर्टी होती है या फिर आपका पैसा किसी ने देना होता है, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एसेट्स बोलते हैं। ठीक है भाई, इन अदर वर्ड अगर आप लोग बोल सकते हो भाई, जो भी मैंने आपको बताया कि जो भी आपको फ्यूचर बेनिफिट्स देते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एसेट्स बोलते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आते हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ एसेट्स आते हैं बेटा जी, बहुत सारे टाइप्स के। ठीक है भाई, अब देखो कितने टाइप के एसेट्स आते हैं वो समझना जरूरी होता है। ठीक है, आओ बस समझते हैं कितने टाइप के एसेट्स होते हैं। देखो भाई, आपके पास है नॉन करेंट एसेट, करंट एसेट, फिक्सटिशियस एसेट्स। ठीक है भाई, अब नॉन करेंट तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, नॉन करेंट मतलब क्या होता है, ऐसी एसेट्स जो आपके पास लॉन्ग टर्म होती हैं, जिनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा टाइम का होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन करंट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है नॉन करंट एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर अ कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड आर नॉट मेंट फॉर द सेल। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉपर्टी मतलब जो बिना आपके परमिशन के सेल नहीं होगी, या फिर जब तक आप उसको कुछ भी नहीं करोगे, मींस आपने कोई फर्नीचर लिया है और आपने खरीद के अपने घर में रख दिया है तो आपके लिए नॉन करंट है, वो लंबे टाइम तक चलेगा ना। जब तक आपका मन नहीं करेगा तब तक आपके पास वो रहेगा, अगर आपका मन करेगा आप उसको सेल कर दो तो आपसे चला जाएगा, बट बिना आपकी परमिशन के थोड़ी जाएगा ना, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, जो आपके पास लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है भाई, विदाउट एनी
बोल सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम के आपके साथ रहता है। फॉर एग्जांपल मशीन हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, ये सब किस में आता है आपके पास, नॉन करेंट एसेट्स में आ जाता है। ठीक है, अब करंट एसेट में क्या आता है भाई, करंट एसेट मीन्स होता है द शॉर्ट टर्म एसेट्स, मतलब जो आपके पास छोटे टाइम तक होती है, मीन्स जो आपके पास जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म मीन्स करंट एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे डेटर्स हो गया। अब डेटर्स मीन्स क्या होता है भाई, कि आपने किसी को पैसा उधार में दिया है, अब जब तक उसने आपका पैसा वापस नहीं करा तो आपके लिए वो क्या भाई, डेटर्स है, और डेटर इज द करंट एसेट। ठीक है भाई, क्योंकि डेटर्स कुछ टाइम में क्या किस में कन्वर्ट होगा, कैश में कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये सब चीजें किस में आती है, बिल रिसीवेबल आपका क्या होता है भाई, करंट एसेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बिल रिसीवेबल को हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। तो ये सब किस में आता है आपके पास, करंट एसेट में आता है। उसके बाद क्या आता है, फिक्सटिशियस एसेट्स, और इसको हम बोल सकते हैं नॉमिनल एसेट्स। फिक्सटिशियस एसेट्स मींस होता है भाई कि जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्सटिशियस एसेट। फिक्सटिशियस एसेट्स आपके पास ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी आपके पास रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, जीरो होती है। मींस कि आप लोग उनको फ्यूचर में उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्सटिशियस एसेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल होता है द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, होप यू क्लियर दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए भाई अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉन करेंट एसेट्स। अब देखो नॉन करेंट एसेट के भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज आपके पास टेंजिबल एंड सेकंड वन इज आपके पास इंटेंजिबल। अब देखो भाई टेंजिबल मीन्स होता है कि वो सारे एसेट जिनको आप लोग टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल कैश हो गया आपके पास, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, व्हाटएवर, जिनको भी आप लोग देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील करते हो, उन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब होता है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है भाई, जिनको आप लोग देख नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल गुडविल मतलब होता है, कॉपीराइट्स होता है, पेटेंट्स होता है, ट्रेडमार्क्स होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब किस में आता है आपके पास, इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। ठीक है भाई, आइए भाई, होप यू क्लियर दिस पॉइंट। आप समझते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, द मेन टॉपिक इज कैपिटल रिसिट्स एंड रेवेन्यू रिसिट्स। ठीक है भाई, आ जाओ भाई, कैपिटल रिसिट्स और समझते हैं रेवेन्यू रिसिट्स क्या होता है। ठीक है भाई, समझो भाई, कैपिटल और रेवेन्यू मीन्स क्या होता है। देखो कैपिटल रिसिट्स मीन्स होता है वो, पहले रिसिट्स मीन्स क्या होता है, इट्स नॉट रिसिप्ट, इट्स रिसिट्स, ऑलवेज रिमेंबर इट्स रिसिट्स होता है। इसमें पी इज अ साइलेंट, ओके, पी साइलेंट होता है, तो उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, रिसिट्स पढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स मीन्स होता है कि वो सारी इनकम जो बिजनेस को उसकी कैपिटल से मिलती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिसिट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिजनेस के पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रोप्राइटर्स के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, किसी को रेंट पे दिया है, तो वहां से जो रेंट आ रहा होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिसिट्स बोलते हैं। मतलब जो भी बिजनेस को पैसा मिलता है अपनी एसेट्स के बदले में, एसेट से जो भी इनकम होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिसिट्स बोलते हैं। ठीक है भाई, आए समझ। आप लोग हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स, है ना। रेवेन्यू रिसिट्स क्या होता है भाई, अब देखो रेवेन्यू रिसिट्स मीन्स होता है कि भाई जिसमें डे टू डे बिजनेस डील करता है ना, उन सभी से जो भी पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू रिसिट्स बोलता है। ठीक है, मतलब जिस चीज में भी आपका बिजनेस डील करता है उसको बेच के जो पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू रिसिट्स बोलते हैं। ठीक है, आया समझ। अब रेवेन्यू रिसिट्स को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर रेवेन्यू रिसिट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है भाई, होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए थोड़ा सा आगे और समझते हैं, आए समझ। ठीक है, अब आता है एक्सपेंडिचर। अब समझो भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है भाई, एक्सपेंडिचर मीनिंग क्या होता है, देखो भाई एक्सपेंडिचर मीन्स होता है खर्चा। क्या होता है भाई, खर्चा होता है कि जो भी आप अपने बिजनेस के ऊपर जो भी खर्चा करते हो उन सभी खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसे आपने मान लो कोई प्रॉपर्टी पे खर्चा किया, कोई लाइबिलिटी का पेमेंट किया,
कोई आपने एसेट्स पे खर्चा किया है ना, कोई गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा किया, उन सभी खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है भाई। अब एक्सपेंडिचर आपके पास बहुत सारे टाइप के आते हैं। एक आता है आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स होता है ऐसा एक्सपेंडिचर जो आप अपने बिजनेस के एसेट्स के ऊपर करते हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ नॉन रिकरिंग नेचर, बिकॉज कभी कभी होता है, लेट्स सपोज आपकी कोई बिल्डिंग है, आपने उसमें साल 2 साल में कुछ कंस्ट्रक्शन करवा दिया, कुछ आपने रिपेंटिंग करवा दी, है ना, तो वो सब किस में आता है आपके पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है। इट इज अ नॉन रिकरिंग इन नेचर। जैसे आपने इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग कर दिया, प्लांट फर्नीचर कर दिया, इन सभी में जब आप लोग कुछ ना कुछ साल में छोटा मोटा खर्चा करते हो एसेट्स में, वो किस में आता है आपके पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज अ नॉन रिकरिंग इन नेचर बिकॉज ये रेगुलर नहीं होता है। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स होता है एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट्स ऑफ विच is received during one accounting periods term the revenue expenditure। ठीक है भाई। मतलब बेसिकली ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपके रेगुलर इन नेचर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल जो भी आपने गुड्स बेचा है उनमें उनको बनाने में जो कॉस्ट आया है दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके पास सैलरी पे करनी है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, वो सब किस में आता है आपके पास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है भाई। चलिए होपफुली आपको एक क्लियर हुआ होगा। ठीक है भाई। आइए भाई अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या लिखे आपके पास, द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स होता है दीज आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर। ऑलवेज रिमेंबर डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू इन नेचर होता है, बट the benefit of which is likely to be derived over a number of year। मतलब उसका जो बेनिफिट होता है वो आपको कुछ टाइम, कुछ सालों बाद ही देखने को मिलता है। सच एक्सपेंडिचर टर्म एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बट इसका जो बेनिफिट देखने को मिलता है ये हमको फ्यूचर में कुछ टाइम बाद देखने को मिलता है। ऐसे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई। चलिए भाई कुछ पूछना है तो पूछिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई भी डाउट होता है। ठीक है। बिकॉज ये मेरी बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है तो आपको थोड़ा सा मैं ऐसे फंबल भी कर रहा हूँ, यस हो जाता है बिकॉज बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो भाई मोटिवेट करते रहना कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस इनकम। ठीक है। एक्सपेंसेस मीन्स होता है कि एक्सपेंसेस द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आपका बिजनेस जब सामान को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उन सभी में जो खर्चा आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है भाई, इनकम। इनकम मीन्स होता है बहुत सिंपल, इनकम मीन्स होता है कि द रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्या होता है भाई, ऑलवेज रिमेंबर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मतलब जो भी पैसा आपने कमाया सामान बेच के, उससे आप लोग माइनस करोगे सामान को बनने में कितना पैसा लगा, उसमें जो डिफरेंस बचता है उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस फ्रॉम रेवेन्यू अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड द रेवेन्यू। ठीक है। मतलब आपने जो इनकम कैसे निकलेगा आपके पास, जो भी आपने रेवेन्यू कमाया उससे आप लोग माइनस करोगे उसका खर्चा, तो जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, द इनकम बोलते हैं। ठीक है। इनकम का फॉर्मूला भी लिखा है, इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है भाई, गॉट इट। अब आज के लिए भाई इतना ही बहुत है। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाएंगे, हम लोग प्रॉफिट लॉस और गेन के बारे में पढ़ाएंगे। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो सो डू सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टिल देन ओके बाय बाय।